हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या सर कि हाउ टू स्कोर 90, 95 और 100 इन साइंस सब्जेक्ट फॉर द सेशन 2024 एंड 25 स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों को इस साल बोर्ड से भाई 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अभी जून के महीने आने वाले हैं, 2 महीने जा चुके हैं, अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून आने वाला है। कहने के लिए ये ईयर स्टार्टिंग ही है। तो ईयर स्टार्टिंग से किस प्रकार से साइंस की हम नींव रख दें कि बोर्ड्स में हम फाड़ के आ जाए पेपर को, हमें कोई दिक्कत ही ना है। तो साल भर इन टिप्स, जितने भी टिप्स इस वीडियो पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा, हर एक टिप्स को आपको, हर एक स्ट्रैटेजी को, हर एक चीज़ आपने जो मैंने आपको बताया उसको पूरे साल भर आप फॉलो करोगे तो साइंस के अंदर 90 प्लस स्कोर, 95 प्लस स्कोर या फिर 100 में से 100 भी आ सकते हैं अगर आपने उनको केयरफुली पढ़ा हो तो। है या नहीं? केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, हम बता देंगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखना, वीडियो देखने के बाद तुरंत ही एग्जीक्यूट करना शुरुआत कर देना, तभी आपके नंबर 90, 95, 100 आ ही जाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं देखनी है, सबसे पहले सिलेबस देखनी है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करनी है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से और देख रहे हैं क्या क्या चैप्टर है इस साल 2024-25 के अंदर, और देख रहे हैं हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है। क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बच्चे छोड़ देते क्योंकि उन्हें सिलेबस ही पता नहीं होता। आपको सिलेबस का क्या करना है, आइदर प्रिंट आउट निकालना है या तो उसको कहीं लिख लेना है बढ़िया सुंदर तरीके से। तो सबसे पहले जानिए सिलेबस। सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, सबसे पहले सिलेबस देखना है क्या सिलेबस है मेरा सर। देखिए साइंस के अंदर ही मैं आपको 2 चीज़ें देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने मैथ के अंदर आपको दिया था, साइंस के अंदर भी आप चाहो तो वन शॉट देख सकते हो, चाहो तो डिटेल लेक्चर देख सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। बट अभी ईयर स्टार्टिंग है तो ये डिटेल लेक्चर दे सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो वन शॉट। समय का खेल है, मैं मैथ्स के वीडियो में मैंने कहा था ये समय का खेल है। समय ज़्यादा है तो डिटेल लेक्चर देखो, समय बहुत ही कम है, अर्जेंटली चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो। देखिए आपके, जैसे कि मैंने मैथ में कहा था, मान लो आपके स्कूल में अप्रैल के महीने 3 चैप्टर या 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, उनको वन शॉट से कवर कर लो और जो बाकी के चैप्टर पढ़ने वाले उनको डिटेल से करो। या तो आपकी इच्छा क्या है, आपके समय का खेल है, समय का अगर कम है तो वन शॉट, अगर नहीं है ज़्यादा समय आपके पास है तो डिटेल लेक्चर देखना शुरू कर दो। पर अभी ईयर स्टार्टिंग है तो डिटेल लेक्चर ही देखना शुरू कर दो। क्यों हम वन शॉट देखें? वन शॉट कब देखा जाता है? जब अर्जेंटली कोई चैप्टर कवर करना है, अभी समय नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो अर्जेंटली वही सब है। बट अभी डिटेल लेक्चर के साथ आप जा सकते हो और मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिटेल लेक्चर देखो अगर आपके पास समय है। पर डिटेल लेक्चर इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि साइंस के अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी होती है ना। साइंस के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी होती है और डिटेल लेक्चर थ्योरी को बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाता है। और वहीं वन शॉट में क्या होता है, आप वन शॉट भी बढ़िया होते हैं। देखिए वन शॉट 2-3 घंटे में जो आउटपुट आपका निकल के आता है वन शॉट को बढ़िया होता है। बट वन शॉट अभी क्यों देखें, समय तो हमारे पास पूरा है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर। आपको नवंबर तक आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, उसके बाद भाई प्रैक्टिस करो, जो करना है वो करो। आइए, साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइंस के अंदर कोई रेफरेंस बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई अनदर बुक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, इसको आपको फॉरगेट नहीं मारना, इसको आपको कभी भूलना नहीं है। इस बुक को अगर आप भूल गए तो मान लेना आपको इसको भूलना पड़ेगा। इसको 100 में से इस मार्क को आपको भूलना पड़ेगा। अगर आप इसको भूल जाते हो तो इसको ही भूल जाओ। तो एनसीईआरटी को नहीं भूलनी है तो आप इसको नहीं भूलोगे, इसको भूल गए तो इसको भूल जाओगे। तो इसलिए साइंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट बुक्स है हर टीचर रिकमेंड करते हुए एनसीईआरटी, हर एक टॉपर रिकमेंड करता है एनसीईआरटी। देखिए साइंस के अंदर आपके 3, देखिए साइंस की जो किताब है उसके अंदर एक ही साइंस की किताब है, उसके अंदर यही सब्जेक्ट हर मिला के देता है। हालांकि 3 किताब नहीं है आपके साइंस के अंदर, जैसे एसएसटी के अंदर हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग किताब, सिविक्स की अलग किताब, इकोनॉमिक्स की अलग किताब। बट साइंस के अंदर किताब तो एक ही है, बुक तो एक ही है, वन बुक, बुक तो एक ही है। बट उस बुक के अंदर 3 पार्ट्स है। क्या बुक पार्ट्स है सर? एक पार्ट तो केमिस्ट्री की है, एक पार्ट तो बायोलॉजी की है, एक पार्ट तो फिजिक्स है। 3-4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के, 3-4 चैप्टर बायोलॉजी के, 3-4 चैप्टर के फिजिक्स के हैं। बट बुक एक ही है, एक ही बुक के अंदर केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स भी है। थोड़ा केमिस्ट्री में क्या करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, उसकी थोड़ी सी हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या करना है सर? केमिस्ट्री में क्या करना है, देखिए केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन जितने भी सारे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं
उनकी प्रैक्टिस करनी नहीं आनी चाहिए, आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करनी आनी चाहिए, जो कि आप चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जान लेते हो। हर एक रिएक्शन, देखिए केमिस्ट्री के जितने भी 3 से 4 चैप्टर है उसमें हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। हर एक रिएक्शन को मेमोराइज करिए, कैसे रेगुलरली रिवाइज करके हाथ से लिख लिख के उनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। हर एक रिएक्शन आपके मुंह में याद होने चाहिए। और उन रिएक्शंस के जो डेफिनेशंस भी होते हैं, जैसे कि जो कॉम्बिनेशन हो गया, डीकॉम्बिनेशन, इनके डेफिनेशंस भी आपको याद होने चाहिए विथ एग्जाम्पल्स। और किस रिएक्शन में क्या कलर निकल रहा है, क्या प्रेसिपिटेट निकल रहा है, वो चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। कार्बन जो चैप्टर है, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में आपको हर एक चीज़ को थोड़ी सी डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश और थोड़ी सी करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को चैप्टर क्रेजी लगता है। ठीक है, आइए बायोलॉजी के अंदर देखिए। बायोलॉजी के अंदर आपके पास बहुत चीज़ें हैं थ्योरी। यहाँ पर कोई क्या न्यूमेरिकल नहीं आता, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आता, यहाँ बेसिकली ज़्यादा थ्योरी होता है। यहाँ मेमोराइज वाला पार्ट ज़्यादा। तो मेमोराइज कैसे करें? रेगुलरली रिवाइज करके हर एक चैप्टर को रेगुलरली, हर एक कॉन्सेप्ट का रिवाइज। मतलब आज मैंने लेक्चर 1 देखा, उसको रिवाइज कर, कल मैं लेक्चर 2 देखूँगा, उसको फिर रिवाइज करूँ लेक्चर 1 के साथ। तो ऐसे आपको रिवाइज करते जाना है। तो मेमोराइज कर सकते हो कैसे? रिवाइज करके। आपको बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि क्या होता है सर, इससे क्या होता है, इससे देखिए आप मान लो आपने रट्टा मार के एक चैप्टर पूरा याद रख लिया, फिर 2-3 बार भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि आपने रट्टा मार लिया, कुछ समझा नहीं क्या है, क्या उस वर्ड का मीनिंग है, कुछ नहीं समझा, वैसे ही मार लिया। तो इसीलिए ऐसे नहीं मारना है आपको मेमोराइज के फॉर्म में जाना है, रिविजन के फॉर्म में आना है। आपको रेगुलर रिविजन करनी है बायोलॉजी, रेगुलर रिवीजन। क्यों सर? क्योंकि रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो उसको आप भूल जाओगे। अगर आप मान लो आपने एक चैप्टर को उठाया, आपने रट्टा मार लिया, एक दिन बैठ के आपने पूरा रट्टा मार लिया, अगले दिन उसको पूरा ही आप भूल जाओगे, तो कोई फायदा नहीं, पूरे दिन आपका वेस्ट है। तो ऐसे क्या करें, थोड़ा थोड़ा हर दिन बायोलॉजी को पढ़ते जाएंगे, उसको रेगुलरली रिवाइज करते जाएंगे। इस प्रकार से ये हमें लंबे समय तक रिटेन रहेगा, लंबे समय तक ये याद रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट भयंकर है, उनको ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही राजा होता है, कॉन्सेप्ट इज द किंग होता है। रट्टा नहीं माना है। डायरेक्टली बहुत बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर खोलते रटना शुरू करते हैं, कुछ लेक्चर नहीं देखा, कुछ वन शॉट नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, सीधा उठाया एनसीईआरटी, हर एक लाइन को रटने लगते हैं। भाई साहब अब तो हो ही जाएगा टॉपर। नहीं, ऐसे नहीं होते टॉपर। ऐसे भाई कितने पेज है आपके, 300-400 पेज का किताब हो या फिर उससे ज़्यादा, क्या हर एक पूरे 300-400 पेज को रट लोगे भाई साहब? अब रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे, फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे, ऐसे भाई पूरे साल भर निकल जाएगा, फिर रटते ही रह जाओगे, रटते ही रह जाओगे भाई साहब। कितना रटोगे भाई? एनसीईआरटी के हर एक लाइन को रटोगे, फिर पीवाईक्यू को रटोगे, फिर आपको एंसाइक्लोपीडिया रटोगे, रटते ही जाओगे भाई साहब, है ना। तो इसलिए कहते हैं रटना मना करते हैं टीचर्स, इसलिए कहते हैं मेमोराइज करिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी का ज़माना है, कॉम्पिटेंसी का ज़माना। जैसे कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड, एमसीक्यूज आते हैं। सबसे भयंकर क्या होता है? आसर्शन एंड रीजन। सबसे भयंकर यही तो होता है, सबसे भयंकर यही चीज़ होता है, आसर्शन एंड रीजन। इनकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करो, वो आप आगे बताएं कहाँ से इनकी प्रैक्टिस हो सकती है, आसर्शन रीजनिंग की, एमसीक्यूज की, सोर्स बेस्ड की, केस बेस्ड। क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और इसको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। अब एनसीईआरटी के पूरे लाइन को रट के चले जाओगे तब भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपने समझा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी के अगर हर एक लाइन को आप रट के चले जाओगे तब भी आपके सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, एमसीक्यू, आसर्शन रीजनिंग आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझा नहीं। क्योंकि उसके देखिए अब क्या होता है, सीबीएसई क्या करता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। पहले एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाता। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बात कर रहा हूँ, 2016 से पहले, 2000 कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड से पहले क्या होता था, कोविड से पहले क्या होता था, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज आ जाते थे कभी कभार, पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते थे। बट अब क्या होता है, पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं, बट पीवाईक्यू को भी मॉडिफाई करके दिया जाता है। वही डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं आता, पहले डायरेक्ट पीवाईक्यू आता था, अब पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके देते हैं। एनसीईआरटी के डब्बे से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के डब्बे से। पहले डब्बे के क्वेश्चन नहीं आते थे, पहले एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं आते थे। पहले एनसीईआरटी के एक्टिविटीज हो गए, डब्बे हो गए, इनसे क्वेश्चन नहीं आते थे। बट आजकल भाई ट्रेंड में चलता है, आजकल सीबीएसई का ट्रेंड है एक्टिविटीज, डब्बे, ये सारी चीज़ें, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेंड में चल रहे हैं। ये कोई नहीं बता, हम बता रहे हैं भाई, इसको फॉलो कर लो भाई, फोड़ के आ जाएंगे। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में थ्योरी भी होता है, न्यूमेरिकल। बच्चे सिर्फ कहते हैं फिजिक्स यानी सर न्यूमेरिकल, बच्चे ये मान के
लिख चुके हैं कि सर फिजिक्स इजिकल टू न्यूमेरिकल। भाई फिजिक्स इजिकल टू न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको बहुत चीज़ें जाननी पड़ेगी, आपको थ्योरी समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, आपको हर एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपको फिजिक्स के अंदर भी फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, हर एक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स याद होने चाहिए, तब जाके फिजिक्स बनती है। फिजिक्स में फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई न्यूमेरिकल कहाँ से बनो। तो सबसे पहले थ्योरी जानिए, फिजिक्स में थ्योरी को अंडरस्टैंड करिए, समझिए और रेगुलर उसको भी रिवाइज करते चलिए। और बुक के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स है वो एग्जाम्पल हो या फिर बैक एक्सरसाइज हो और या फिर इंटेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, हर एक को सॉल्व करिए, 2-3 बार सॉल्व करिए, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लाइए पीवाईक्यू के सॉल्व न्यूमेरिकल करिए। ऐसे करते करते प्योर न्यूमेरिकल से आपका डर छूट जाएगा। मेरे यार बच्चों न्यूमेरिकल बहुत डर लगता है। भाई न्यूमेरिकल डर क्यों लगता है? आप प्रैक्टिस नहीं करते न्यूमेरिकल को। हर दिन एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, धीरे धीरे नंबर बढ़ाइए, इस प्रकार से न्यूमेरिकल का जो डर है वो छूट जाएगा आपसे। आइए एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में वो क्या करना है, देखिए साइंस मैंने कहा था एनसीईआरटी भयंकर है, एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है आपको 100 में 100 स्कोर कराने के लिए। क्या है सर? है क्या? नहीं भाई, आपने तब मैथ की वीडियो नहीं देखी। मैंने क्या कहा था मैथ के अंदर? मैंने कहा था अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो आपके 100 में से 80 नंबर बन जाएंगे, 90-95 नहीं आते। आपको एनसीईआरटी के अलावा बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, एग्जाम्पल करनी पड़ती है, पीवाईक्यू करनी पड़ती है, सैम्पल पेपर करनी पड़ती है, तब जाके 100 में से 100 आते। सिर्फ एनसीईआरटी से 100 में से 100 नहीं आते। ठीक, ये बात को अभी से मान के चलिए। बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी करेंगे और कुछ नहीं करना। नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी करने से क्या होता है, 80 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी आप पास हो जाएंगे, 80 नंबर आ जाएंगे आपके। 80 अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओ और थोड़े मोटे पीवाईक्यू करके चले जाओ, आपके 80-85 आ जाएंगे। अगर आपका गोल बड़ा है, ये छोटे मोटे गोल नहीं है, बड़ा है, 95 है, 100 है, तब एनसीईआरटी के साथ आगे जितनी भी चीज़ें बताऊंगा उनको भी करना है आपको। एनसीईआरटी से पहले गो थ्रू हो जाइए, एनसीईआरटी के हर एक पेज को पहले पलटाइए क्या क्या है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को केयरफुली रीड करिए और हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एनसीईआरटी के डब्बे जितनी बॉक्स है, येलो डब्बे हो गए, ब्लू डब्बे हो गए, हर एक डब्बे को केयरफुली पढ़े, उनका कंक्लूजन लिखिए, उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करना प्रैक्टिस करिए। एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटीज़ आपको आने चाहिए। फिजिक्स आपके केमिस्ट्री साइंस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है हर एक चैप्टर के अंदर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी क्यों ना हो, हर किसी से आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वो आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल जितने भी है, जो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ साथ उनके एग्जाम्पल, उनके फॉर्मूले, उनके एसआई यूनिट्स, हर चीज़ आपको याद होना चाहिए। उनको कैसे याद करना है, रेगुलर रिविजन करके, फॉर्मूला चार्ट बना के, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट करना भी जरूरी है, आपको 2 से 3 हाईलाइटर रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर, इस प्रकार से। आपको एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना ये जरूरी है, मस्ट है, ये कंपलसरी है मेरे यार। नहीं करोगे तो भाई पछताओगे, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं चैप्टर के अंदर 10, जैसे कि लाइट के अंदर बहुत एग्जाम्पल दिए, 2-3 एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी अंदर दिया गया है, उनको भी करना मस्ट है। वो उनसे उनको ही करो, आपको उनसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी, या फिर उन्हें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। एनसीईआरटी से पहले एग्जाम्पल नहीं की जाती है, एनसीईआरटी के बाद सॉल्व आफ्टर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एनसीईआरटी के सॉल्व करने के बाद की जाती है। अगर एनसीईआरटी का आपने सभी चीज़ें कर ली है ना, अगर आपने एनसीईआरटी की इतनी चीज़ें कर ली है तो वह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली है, अब शुरू कर लो भाई पीवाईक्यू मिनिमम तो 5 से 7 साल तक करने हैं और मैक्सिमम 10 साल के, यानी 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यू जरूर करने हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे यार, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको, या फिर किस प्रकार के सीबीएसई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है आने वाले एग्जाम में। देखिए पीवाईक्यू क्यों होते हैं, सीबीएसई ने पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे और इस साल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने सकती है या पूछने वाली है, वो आपको पता चलेगा सैम्पल पेपर क्वेश्चन से, और उससे आपके टाइम मैनेजमेंट का ये हो जाएगा और आपको एग्जाम की वाइब मिल जाएगी। एग्जाम की वाइब हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, या तो किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो सीबीएसई पूछ सकती है इस साल, उसका पैटर्न आपको पता चल जाए। पैटर्न बेसिकली आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा। एक तो सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर क्वेश्चन रिलीज करती है, उसको तो मस्ट सॉल्व करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए सबसे पहले उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सिलेबस कंप्लीट होता, आपको ये पीवाईक्यू करना है, एग्जाम्पल करनी है, एनसीईआरटी करनी है, इन और लेक्चर देखना है। इनको अगर आपने कंप्लीट कर लिया एक बार, तो आपको आ जाना है सैम्पल पेपर क्वेश्चन। सबसे पहले जब पीवाईक्यू कर लिया,
एनसीईआरटी एग्जाम पर कर ली, एनसीईआरटी कर ली, लेक्चर देख ली, इनके बाद आपको आने हैं। इसका मतलब आपका चैप्टर का सिलेबस ऐसे करते करते हर एक चैप्टर, हर एक जो आपके चैप्टर है साइंस के अंदर उसको आपने कवर कर लिया, तो इसका मतलब आपके साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है मेरे यार। और इसके बाद आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर उठाना है और सॉल्व करना है। और देखिए सैम्पल पेपर से एक और चीज़ आपको पता चलती है कि मेरे वीक एरियाज़ क्या है और मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या है। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उनको स्ट्रॉन्ग करिए, वीक एरियाज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। यानी वीक्स को, जितने वीक एरिया आपके, मान लो आपने सैम्पल क्वेश्चन किया, आपके कुछ क्वेश्चन बने नहीं, तो वो आपके वीक एरियाज़ है। वो जो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से आए उसको जाकर आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, और उसको वीक एरिया को आपको उसको बार बार उसी प्रकार के उसी कॉन्सेप्ट को बार बार देखना है, उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। इससे क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट जो कि वीक था वो स्ट्रॉन्ग में आएगा, और जितने भी स्ट्रॉन्ग है उनको और भी स्ट्रॉन्ग करना है, निचोड़ देना है भाई। एनसीईआरटी की निचोड़ करनी है, एनसीईआरटी की निचोड़ को पी जाना है भाई साहब। सच में ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है आपको पढ़ पढ़ के निचोड़ बनाना है। ये नहीं बच्चे करेंगे सर हम पानी में निचोड़ देते हैं पी लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। खुद लाइन पढ़ो, खुद लेक्चर देखो, हर एक चीज़ को याद करो, मेमोराइज करो, रेगुलर रिवीज करना हो, ये सब चीज़ें करोगे तो तभी जाके एक नंबर आता है 95-100। अगर इतना नहीं कर सकते तो मार्क एक्सपेक्ट ही ना करिए, एक्सपेक्ट ही ना करिए। और अभी से क्यों कह रहा हूँ ये करने के लिए, क्योंकि अभी ईयर स्टार्टिंग है। अभी करोगे तो 6 घंटे 7 घंटे में सेल्फ स्टडी करके ये चीज़ें हो जाएगी। अगर यही चीज़ें लास्ट में करो तो 13 घंटा 15 घंटा बैठना पड़ेगा मेरे यार। हालांकि लास्ट के 2 महीने ही बच्चे फोड़ देते, बट उनको 15 घंटा 16 घंटा सो नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है, हेल्थ खराब हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग से धीरे धीरे हौले हौले से पढ़िए, साल भर पढ़िए। हमें साल भर पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, हमको एंड में नहीं पढ़ना है। हालांकि बच्चे फिर भी हमको कहते हैं सर एंड के लिए स्ट्रैटेजी चली, देखिए एंड में स्ट्रैटेजी तो आएगी। जिसे बच्चे ने नहीं देखा वो देखेगा, जिसने देखा नहीं है वो देखेगा भाई साहब, जिसने भाई साहब इसको देख लिया है वो उसको क्यों देखेगा, है ना। आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में, आप इसको देख के टॉपर बनना चाहते हो या फिर उस लास्ट वाली स्ट्रैटेजी को देख के टॉपर बनना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए हालांकि 2 महीने में आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि आपको बताई जाएगी उस 2 महीने के अंदर क्या क्या करना है। बट आप क्यों आपको 13 घंटा पढ़ना पड़े, आप अभी से आप पढ़ लो भाई 3 घंटे, तब क्यों 13 घंटा पढ़ोगे, अभी से 3 घंटे पढ़ लो, है ना, सिंपल सी बात है। आपको सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर के साथ अलावा 10 से 15 और सैम्पल पेपर करनी है, क्वेश्चन पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम की वाइब को जानने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक करना है भाई। मैंने कहा था सर आसरसन रीजनिंग, क्योंकि आसरसन रीजनिंग इन 3 से 4 साल के अंदर पॉपुलर हुआ है कोविड के बाद। कोविड से पहले आसरसन रीजनिंग नहीं आते हैं। जब आप पीवाईक्यू को देखोगे तो आपको मिलेगा बहुत कम आसरसन रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तब आपको आसरसन रीजनिंग एमसीक्यूज के बहुत कम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आसरसन रीजनिंग आपको कहाँ मिल सकता है, आसरसन रीजनिंग आपको सैम्पल पर क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये जो कॉम्पिटेंसी का जो भूत चढ़ा आपके अंदर, इस भूत को कैसे मिटाना है सर, ये जो कॉम्पिटेंसी के भूत को मिटाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक करना है और सैम्पल पेपर क्वेश्चन करना है। क्योंकि सैम्पल पेपर के अंदर न्यू पैटर्न की होती है। आपको सैम्पल पेपर की एक बुक लेनी है जिसमें 10 से 15 सैम्पल पेपर होते हैं, उसको सॉल्व करने, उससे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पता चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक करनी है चैप्टर वाइज, उससे आपको हर एक चैप्टर में क्या क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी एमसीक्यू हो गया, आसरसन रीजनिंग हो गया, सोर्स बेस्ड हो गया, केस बेस्ड हो गया, आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक आपको कर सकते हो न्यू टाइपोलॉजी क्वेश्चन के लिए। कॉम्पिटेंसी का भूत को हटाना है कैसे सर, आपको सैम्पल पेपर करना पड़ेगा और क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा। कैसे करें सर, सबसे पहले हर एक चीज़ को एनसीईआरटी लेक्चर देखो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर सैम्पल पेपर करो, फिर क्वेश्चन बैंक करो। या तो क्वेश्चन बैंक को आप चैप्टर वाइज ले सकते हो। हर एक चैप्टर, मान लो आपने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कंप्लीट किया, आपके पास एक मान लो कोई पब्लिकेशन की XYZ कोई पब्लिकेशन की क्या है एक क्वेश्चन बैंक है, उसको कर लो तुरंत एक चैप्टर का लेक्चर देखा, एनसीईआरटी कर ली, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन बैंक कर लो। या अगर आपके पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कर लो, या तो आप ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक, ईयर वाइज पीवाईक्यू कर सकते हो सिलेबस के बाद, या फिर आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सीबीएसई कुछ लॉन्च करता है एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, एडिशनल प्रैक्टिस पीडीएफ्स, इनको आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि इनमें से भी कभी कभार इससे भी इनमें से एडिशनल सैम्पल पेपर हो गया। देखिए ऑफिशियल सैम्पल पेपर के अलावा एडिशनल होता है कुछ, एडिशनल सैम्पल पेपर, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल प्रैक्टिस पीडीएफ, इनमें से अगर आप कर लोगे, इनमें से भी 1 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट उठते हुए देखेंगे। छपा क्वेश्चन मिलेगा भाई साहब, छापा क्वेश्चन।
फिर कुछ प्रो टिप्स, हालांकि प्रो टिप्स पूरा ही सेम है मैथ्स के अंदर जो बताया था वही प्रो टिप्स, बट जानना जरूरी, क्योंकि क्या है प्रो टिप्स सर, आपने शुरुआत जल्दी करनी है, लेट नहीं करना है भाई। जून आ चुका है मेरे यार, जून आ चुका है, 2 महीने जा चुके हैं। खुद के नोट्स बनाइए लेक्चर देखते समय, रेगुलरली हर रिवाइज करें हर एक सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, फोकस करें मेन सब्जेक्ट का, हिंदी संस्कृत इंग्लिश को कभी भूले ना, कभी ना भूले भाई साहब। वीकली और मंथली टेस्ट आपको देने हैं, पीवाईक्यू सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर, देखिए पीवाईक्यू को जरूर करना है, सैम्पल पेपर भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी करना, इनको सभी को करना, नहीं तो भाई इन दोनों से बनता है क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इन पूरे से बनता है आपके 100 मार्क्स। एनसीईआरटी को ही सॉल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ही सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन क्वेश्चन। देखिए ये जो प्रो टिप्स है ना, इसको जिस बच्चे ने फॉलो किया है उसके कभी कम नंबर नहीं आते, उसके कभी कम नंबर नहीं आते, ये मेरी गारंटी है। उसके कभी भी कम नंबर आएंगे ही नहीं, मेरी गारंटी है। प्रो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने के लिए पूरे वीडियो का समरी है भाई साहब। क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहा है, किसी भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, किसी भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लग रहा है उसको मार्क करिए, उसको एक सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। ये था पूरा स्ट्रैटेजी आपके लिए, क्या करना है आपको आपके इस साइंस के प्यारे से सब्जेक्ट के अंदर। तो ये आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है प्लीज़। ये जो भयंकर स्ट्रैटेजी वीडियो हर कोई बताता नहीं है, 20-20 मिनट के स्ट्रैटेजी वीडियो कोई बनाता नहीं है, पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बताना चाहिए आपको। मैं यहाँ पर हर एक किताब हर एक चीज़ को बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, कोई क्वेश्चन में को छोड़ देता है, या फिर कोई सैम्पल करने को मना करता है, या फिर कोई एनसीईआरटी एग्जाम पर करने के लिए मना करता है। तो ओवरऑल क्या रहा स्ट्रैटेजी, ओवरऑल आपको लेक्चर देखनी है, लेक्चर देखना, एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, पीवाईक्यू करनी है, पीवाईक्यू के बाद सैम्पल पेपर क्वेश्चन करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करना है, उसके बाद आपको एडिशनल चीज़ें करनी है जो सीबीएसई लॉन्च करती है। इन सभी को अगर आपने कर लिया मेरे यार, तो आपके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लिख के ले लो, लिख के ले लो। अगर आपने इनमें से किसी भी चीज़ को मिस आउट कर दिया तो ये 100 आउट ऑफ 100 नहीं 90 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो इन सभी चीज़ों को करना है, लेक्चर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, एसक्यूपी, क्वेश्चन बैंक और एडिशनल चीज़ें। अगर इनमें से किसी चीज़ को हमने लीव कर दिया, मान लो छोड़ दिया भाई साहब नहीं करेंगे, तो आपके 100 में से नंबर घटेंगे। आप जितने नंबर काटो, जितने चीज़ें छोड़ोगे इनमें से उतने नंबर आपको घटते चले जाएंगे। तो प्लीज़ हर एक चीज़ को करिए, क्योंकि ईयर स्टार्टिंग है। अगर एग्ज़ाम को 2 महीने होते तो इतनी चीज़ें आपको मैं नहीं बताता, बहुत कुछ ही चीज़ें बताता हूँ। एग्ज़ाम को जब 2 महीने होते हैं तब आपको इतनी चीज़ें नहीं बताई जाती, बहुत कम चीज़ें बताई जाती है, जिससे एग्ज़ाम के 2 महीने आपको, जिससे कि आपको मैक्सिमम स्कोर आ सके। बट अभी स्टार्टिंग है, 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है। जून से पढ़ना शुरू कर दो मेरे यार, कल से ही जून 1 है, कल से जून 1 है ना, हाँ कल से जून 1 है मेरे यार, तो कल से पढ़ना शुरू कर दो साइंस को। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, ठीक है, हर किसी को इक्वली टाइम दीजिए। और इसी के साथ रहते हैं, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।